अभी तक के जो चैप्टर्स थे, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या स्ट्रक्चर ऑफ एटम या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ना, या केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स के डिटेल में बात हो रही थी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब इस चैप्टर में आपको बल्क प्रॉपर्टीज पढ़ने को मिलेंगी। तो बल्क प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? बल्क प्रॉपर्टीज में जैसे कि जो एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है या उसका जो स्टेट चेंज हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। और वो कैसे बिहेव करते हैं एट डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस, डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस, उनके प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, वो कैसे अफेक्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो मतलब एज अ होल ऑफ अ सब्सटेंस, अगर एक सॉलिड है तो पूरे सॉलिड सब्सटेंस के बारे में प्रॉपर्टी जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉयल हो रहा है तो लिक्विड का एक मॉलिक्यूल बॉयल नहीं होगा, कंप्लीट एंटायर लिक्विड विल बॉयल, है ना। अगर लिक्विड में वेट, जैसे वाटर है, उसमें वेट करने की प्रॉपर्टी है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल वेट नहीं करता, बल्कि वाटर के एक सर्टेन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा, जिसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट। तो यानी आपको बल्क में प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है इस चैप्टर में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का नाम है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जहां तक हम बेसिक सब जानते हैं कि 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके अलावा 2 और स्टेट्स होते हैं, बट उनके बारे में डिटेल में हमको नहीं जाना है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्लाज्मा स्टेट एक स्टेट होती है और एक होता है बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये 5 स्टेट्स होते हैं जिनमें जो है एलिमेंट्स को पाया जाता है। तो जो सॉलिड स्टेट है वो हम अवेयर हैं उससे, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है सॉलिड के मुकाबले। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और बढ़ जाता है लिक्विड्स के मुकाबले। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता चला जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की गैपिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटता चला जाता है, यानी सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज टू ईच अदर रहते हैं। तो वो सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी लैटिस जो होती है उसमें मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड में गैपिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होता है कंपेरेबल टू सॉलिड स्टेट, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उससे भी ज्यादा कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये दोनों के बिहाफ पे अभी तक हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को क्लासिफाई करते हैं। देन प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो है वो स्टेट है जिसमें गैसियस स्टेट को ही कहते हैं, बट वो गैसियस स्टेट जो है अपने आयनाइज्ड फॉर्म में होती है, यानी वो पर्टिकुलर गैस जो है वो आयनाइज्ड स्टेट में होती है, यानी वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक नया स्टेट फॉर्मेशन कर लेता है जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। जैसे जब इलेक्ट्रिक करंट, थंडरस्टॉर्म्स के बाद जो लाइटनिंग होती है, उस समय जब लाइटनिंग जो है वो स्पार्क जो प्रोड्यूस होता है, तो वहां के जो उसके कांटेक्ट में एयर मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हाईली आयनाइज हो जाते हैं और वो एक अलग स्टेट में चले जाते हैं जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। फिर एक और होता है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर के एक नया स्टेट बनाया गया, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जिसमें गैसियस स्टेट में ही सब्सटेंस होता है बट उसको सुपर कूल कर देते हैं, मतलब इतने ज्यादा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं कि वो सॉलिड जैसा दिखने लगता है, बट होता वो गैसियस स्टेट में ही है। तो ये 2 स्टेट्स हैं, बट इनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करना है बिकॉज दे आर नॉट इन सिलेबस। तो बैक टू द टॉपिक,
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेस्ट एग्जांपल इसका आपको मिल जाएगा वाटर, आप जो है तीनों स्टेट्स में पा सकते हो। आइस उसका सॉलिड स्टेट है, वाटर इटसेल्फ उसका लिक्विड स्टेट है, और वेपर, वाटर वेपर उसका गैसियस स्टेट। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि फिजिकल स्टेट जब बदलता है सब्सटेंस का, तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो है फर्क नहीं पड़ता है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल स्टेट, ऑल्दो रिएक्शन रेट में चेंज देखने को मिल सकता है। कोई कोई रिएक्शंस जो है वो सब्सटेंस जब लिक्विड स्टेट में होता है या गैसियस स्टेट में होता है तो रिएक्शन ज्यादा बेटर होता है कंपेरेबल टू सॉलिड स्टेट। जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उस समय रिएक्शन रेट स्लो होता है उनका, लेकिन जब वो अपने लिक्विड स्टेट में होते हैं मॉल्टन फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, तो उनका रिएक्शन रेट हाई होता है, यानी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो ये चीजें अफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन बेसिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती। देन इस चैप्टर के हिसाब से जो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए वो है मेनली तीन चीजें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस यानी मॉलिक्यूल्स का आपस में बिहेवियर, और तीसरा है इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का असर क्या पड़ता है स्टेट पे। ये तीनों चीजों का नॉलेज हमको जरूरी है, बिकॉज इन तीनों चीजों के बैलेंस से ही किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो डिफाइन होता है। तो इसको लिख लेना कि द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स या द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, the three important factors which determines the state of matter, the three important factors which determine the state of matter are: first one, intermolecular force, intermolecular force. Second one, molecular interactions, molecular interactions. And third one, effect of thermal energy, effect of thermal energy, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। इन तीनों चीजों का बैलेंस ही होता है जो किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस के स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कि वो सॉलिड स्टेट में रहेगा या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। इसमें पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इसको डिटेल में डिस्कशन करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं, रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं। बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, वेयर इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लिख लेना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस are the forces of attraction or repulsion. Intermolecular forces are the forces of attraction or repulsion between interacting particles, जिसमें ब्रैकेट में कर लेना, पार्टिकल्स में हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है,
Do not get confused intermolecular force with the force which exists between two different ions, यानी इंटर आयनिक फोर्स से इसको रिलेट मत करना। यानी एनायन है, कैटायन है, उसके बीच में एक फोर्स रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो एक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वो नहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटर आयनिक फोर्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं हो रही है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड जो एक मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से होल्ड करने में मदद करता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड की भी बात इंटरमोलिकुलर फोर्स में नहीं हो रही है, यानी वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो दीज थिंग्स आर सेपरेट। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ सेपरेट थिंग, आयनिक बॉन्ड इज अ सेपरेट थिंग, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज अ सेपरेट थिंग। अब ये जो अट्रैक्टिव नेचर वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, इनको वॉन डर वॉल फोर्सेस भी कहा जाता है। लिख लेना, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, attractive intermolecular forces are known as van der Waal forces. Van der Waal. तो van der Waal, Johannes van der Waal, है ना? केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, आजकल जो मिल रहा है जोहान्स ही मिल रहा है। वहां जोहान्स केपलर थे, यहाँ पे जोहान्स van der Waal। तो जोहान्स van der Waal जो कि एक डच साइंटिस्ट हैं, थे 1837 से 1923 तक जिनका कार्यकाल रहा, उसके बाद ये चल दिए। तो इनके ऑनर में इस फोर्स का नाम रखा गया बिकॉज इन्होंने जो है इन फोर्सेस के बारे में रिसर्च वर्क किया और इनके बारे में बताया। प्लस इन्होंने जो है गैसेस का जो बिहेवियर होता है, यानी एक्चुअल में जो रियल गैसेस होती हैं उनका बिहेवियर, और एक होती है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस वो होती है जो हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, और एक्चुअल में वो नहीं होता है। यानी हम चाहते हैं कि लोग प्रभु श्री राम बन जाएं, लेकिन एक्चुअल में लोग उतने अच्छे होते नहीं हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी में और थ्योरेटिकलिटी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो चीज एक्सप्लेन किया था van der Waal ने, रियल गैस बिहेवियर के ऊपर ज्यादा रिसर्च वर्क और उसको एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए उनको ऑनर करने के लिए इस फोर्स का नाम van der Waal फोर्स रख दिया गया। देन लिखिएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस arises, intermolecular forces arises due to four type of interactions. Intermolecular forces arises due to four types of interactions. Four types of interactions. चार तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे पे असर डालते हैं, तो ये चार अलग अलग तरह के फोर्सेस देखने को मिलते हैं। जिसमें से पहला है डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्सेस या इसको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस इसलिए बिकॉज इनमें भी एक जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिज लंदन का हाथ है, जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो उनको ऑनर करने के लिए ये नाम इनको दे दिया गया इस फोर्स।
अब होता क्या है कि एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जिसमें चार्जेस का डिफरेंस विद इन द मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, यानी एक तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वहां पे डिफरेंस ऑफ चार्ज देखने को मिल जाता है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाती है ना। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी वो जिसमें हमको ऐसा प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं दिखता है, मतलब कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ, ऐसा नहीं दिखेगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा चार्ज थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। और एटम्स में भी वही होता है, एटम्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये डिस्पर्जन फोर्स इनमें देखने को मिलता है, एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि दो एटम ले लेते हैं, एक का नाम रख दिया ए और दूसरा एटम ले लिया, उसका नाम रख दिया बी। अब पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इसका, इसके सेंटर यानी न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन में है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके शेल्स ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब इन दो एटम्स को करीब ले आते हैं तो ड्यू टू सम डिस्टरबेंस विद इन वन ऑफ द एटम्स, इन दोनों एटम्स में से किसी एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो जो है पार्शियली डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब कि जो इसका पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो चारों तरफ बराबर बटा हुआ है, वो किसी कारण की वजह से शिफ्ट हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये वन ऑफ द साइड्स में चला जाता है, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके अंदर एक तरह से एक ये डाइपोल के टाइप का हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के लिए एक एरो विद अ प्लस साइन, तो कि पिछले टॉपिक में भी हमने किया था डाइपोल मोमेंट। तो ये एक डाइपोल के टाइप का हो गया। अब इसके डाइपोल बनने की वजह से ड्यू टू सम रीजंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस, इसके डाइपोल बनने की वजह से जो दूसरा एटम है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसका शिफ्ट हो गया इस साइड पे, तो इसके जो चार्जेस है उनको क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस उनको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरी साइड चला जाएगा। नेगेटिव चार्जेस को अगर ये एक दूसरे के क्लोज वाइसिनिटी में आते हैं, द वर्ड इज वाइसिनिटी, यानी इन टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी एरिया, यानी एक दूसरे के करीब ये मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये जो कि एक डाइपोल में कन्वर्ट हो चुका है, उसकी वजह से दूसरा जो मॉलिक्यूल है जो कि न्यूट्रल है, दूसरा एटम जो कि न्यूट्रल है, वो भी क्या हो जाता है, उसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज इसका इससे दूर रिपेल हो गया और नेगेटिव चार्ज इसका इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है एक डाइपोल। लेकिन इसमें जिस तरह का डाइपोल जनरेट हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, तो इसलिए इसके डाइपोल को कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगेगी, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज, और ये इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये रिजल्ट करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए। तो इस तरह से जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होता है तो उसको डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स कहते हैं।
जिसमें एक एटम जो है उसमें सम डिस्टरबेंस की वजह से वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से जो उसका एडजेसेंट एटम है उसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होता है। तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना शुरू कर देता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको पहली बार जर्मन फिजिसिस्ट, जैसा बताया, फ्रिज लंडन ने ऑब्जर्व किया था और इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इसको लंडन फोर्स कहते हैं। तो हेडिंग दे देना डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स ऑब्लिक लंडन फोर्स। Dispersion force oblique London force. Point number 1, it is found in atoms and non-polar molecules. It is found in atoms and non-polar molecules. तो स्टार्टिंग में A जो था वो भी एक सिंपल नॉर्मल एटम था, B was also an atom, and being an atom, इन पे चार्जेस जो थे वो सिमेट्रिकली बटे हुए थे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो अपनी अपनी पोजीशन पे सिमेट्रिकली थ्रू आउट द मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड था, ना कोई किधर ज्यादा ना कोई किधर कम। बट ड्यू टू सम डिस्टरबेंस इस A मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट हो गया, और उसके अफेक्ट होने से जो नेगेटिव चार्ज है वो वन ऑफ द साइड्स और पॉजिटिव चार्ज है वो अदर साइड में जाकर के बैठ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्जेस में डिफरेंस आ गए विद इन द मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, एक तरह का डाइपोल हो गया। इट कन्वर्टेड इनटू काइंड ऑफ डाइपोल, एंड इसके डाइपोल के बनने की वजह से जो इसके एडजेसेंट में एटम था विच इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इट, उसमें भी क्या हो गया, उसके अंदर जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो भी क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, यानी उसके भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑल्टर हो गए, अफेक्ट हो गए। तो उसके पॉजिटिव चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से जो उसका नेगेटिव चार्ज था वो वन ऑफ द साइड्स में आ गया, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे साइड में चला गया। तो वो कन्वर्ट हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल में, उसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया। सेकेंड पॉइंट लिखना, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बाय नेचर। ये जो फोर्स है डिस्पर्जन फोर्स, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। देन इनमें जो ये इंटरैक्शंस हो रहे हैं ए और बी के बीच में, इस इंटरैक्शन के होते वक्त सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वो इंटरैक्शन एनर्जी के नाम से कहा जाता है। तो वो इंटरैक्शन एनर्जी डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेड होता है कि ये एटम ए और एटम बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। और अगर इसके बीच के डिस्टेंस को r से डिनोट करें, जो कि हमारा ग्रेविटेशन में भी चल रहा है, तो r से अगर हम इनके डिस्टेंस को डिनोट करें, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, तो उसके टू द पावर 6 से इनवर्सली रिलेटेड होता है। इंटरैक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r का पावर 6, 1 by r का पावर 6, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके पावर 6 टाइम्स से इनवर्सली रिलेटेड होता है। यानी जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इंटरैक्शन एनर्जी जो है वो घटेगा, इनवर्सली रिलेटेड।
देन ये जो डिस्पर्जन फोर्स है, ये फोर्स एक्ट करता है केवल शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंसेस यानी कितना? 500 पिकोमीटर्स। 500 पिकोमीटर्स तक की डिस्टेंस जब होती है मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में, तब ये फोर्स वहां पे काम करता है, डिस्पर्जन फोर्स। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्पर्जन फोर्स जो यहां पे लग रहा है, वो फोर्स कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, वो डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पोलराइजेबिलिटी कितनी है, यानी वो कितना ज्यादा पोलराइज हो सकते हैं, यानी उनमें चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कितना ज्यादा बेटर तरीके से हो सकते हैं, यानी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव प्रॉपर तरीके से अगर सेपरेट हो जाए तो उसको हाईली पोलराइजिंग मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। और वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनमें ये ना हो पाए, यानी प्रॉपर सेपरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का ना हो पाए, उनको लेस पोलराइजिंग एटम्स या लेस पोलराइजिंग मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। तो जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी एटम्स की, उतना ज्यादा डिस्पर्जन फोर्स उनके बीच में क्रिएट होगा। तो मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी। देन आता है सेकेंड टाइप का फोर्स, लिखना डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सेकेंड वन इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। First point about dipole dipole force is that, लिखना, it acts between molecules. It acts between molecules possessing permanent dipoles. It acts between molecules possessing permanent dipole. तो ये उन मॉलिक्यूल्स में वर्क करते दिखाई देता है जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल है। तो HCl मॉलिक्यूल में क्लोरीन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फाउंड नियर क्लोरीन एंड लेसर नियर द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम पाए जाते हैं कंपेरेबल टू क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे रखता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादातर क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहता है। तो यहां पे एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो जाता है और एक पार्शियल चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल डेवलप हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स लगभग एक तरफ हैं और यहां इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। तो उस चार्ज को दिखाने के लिए डेल्टा सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेल्टा नेगेटिव यहां पे शो कर देते हैं क्लोरीन के पास, यानी यहां पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव, यानी यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्जेस का डिफरेंस परमानेंटली मॉलिक्यूल में रहता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एटम्स। तो ये क्या बन जाता है, ये एक डाइपोल, परमानेंट डाइपोल है मॉलिक्यूल। इट इज अ परमानेंट डाइपोल। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स कैसे वर्क करेगा? तो जब एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि
पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा और इस वजह से वो फॉर्मेशन करेगा डाइपोल डाइपोल फोर्स का। तो द एंड्स, ये जो डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जो है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे जो चार्जेस दिखाए जाते हैं वो डेल्टा सिंबल की मदद से दिखाए जाते हैं, और जिधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है वहां पे नेगेटिव, और जिधर कम होता है उधर पॉजिटिव से शो किया जाता है। जो डेल्टा यानी चार्ज है यहाँ पे, क्लाउड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जो चार्ज यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम से काफी कम होती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम वैल्यू होती है उस चार्ज की, जो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स यानी इस तरह के मॉलिक्यूल्स, ये ज्यादातर इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ही वर्क करते दिखाई देता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेंथ वाइज अगर कंपेयर करें तो पिछला जो फोर्स था यानी डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स, उसके मुकाबले ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, बिकॉज यहाँ पे परमानेंट डाइपोल्स है। तो परमानेंट डाइपोल्स है तो वो चार्जेस जो है वो परमानेंटली मेंटेन रहेंगे। वहां पे मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल थे या एटम्स न्यूट्रल थे स्टार्टिंग में, फिर ड्यू टू सम डिस्टरबेंस वहां पे पार्शियली डेवलप हुआ चार्ज, और उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हुआ दूसरे में, तो उनके बीच में इंटरैक्शंस होने लगे, फोर्सेस वर्क करने लगे। तो वहां पे जो स्ट्रेंथ है डिस्पर्जन फोर्स की कैलकुलेट की गई है वो, और ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है इसकी स्ट्रेंथ उसके मुकाबले ज्यादा पाई गई है। देन बात आती है इंटरैक्शन एनर्जी की। तो इंटरैक्शन एनर्जी यहां पे इस फोर्स की डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है या इनवर्सली रिलेटेड होती है इनके डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर का क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी एक ये है HCl का मॉलिक्यूल और एक ये है HCl का मॉलिक्यूल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है that distance matters and interaction energy depends on that. तो R का क्यूब इनवर्स रिलेशन होता है R का क्यूब से जब मॉलिक्यूल्स अपने स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं, यानी दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेसेस। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स एक रोटेशनल मोशन में होते हैं तो वहां पे ये इंटरेक्शन एनर्जी चेंज हो जाती है। फिर ये इंटरेक्शन एनर्जी हो जाती है प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर 6 रोटेशनल के केस में, जब मॉलिक्यूल्स अंडर रोटेशनल मोशन आ जाते हैं तो। अदरवाइज स्टेशनरी स्टेट में r का क्यूब। अब इसमें क्या है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स तो वर्क कर ही रहा है, बट जो ये परमानेंट डाइपोल्स होते हैं जो जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स वर्क कर रहा है, उसके साथ साथ जो है लंडन फोर्स यानी डिस्पर्जन फोर्स जो है वो भी रोल प्ले में आ जाता है, यानी इट ऑल्सो कम्स इनटू एक्शन। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है, इस फोर्स का प्लस डिस्पर्जन फोर्स का। दोनों फोर्सेस जो है वो एक्ट करने लगते हैं दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच में, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
तो इसलिए इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है पोलर मॉलिक्यूल्स के वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेरेबल टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पे दो फोर्सेस का क्या हो रहा है, सम अप हो रहा है। देन नेक्स्ट वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, व्हिच इज द थर्ड वन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हर केस में ये डाइपोल डाइपोल फोर्स के साथ ये डिस्पर्जन फोर्स काम करता है कि कोई पार्टिकुलर केस होता है इसका? डिस्पर्जन फोर्स एक सिचुएशन है जब दो एटम्स के बीच में ड्यू टू सम डिस्टरबेंस वन ऑफ द एटम्स इज बिकमिंग अ डाइपोल। दो एटम्स में से एक जो है वो एक डाइपोल में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उसके डाइपोल में कन्वर्ट होने से जो उसके एडजेसेंट यानी बगल में एटम है, क्लोजर टू इट नेबरिंग एटम, उसमें भी एक इंड्यूस्ड डाइपोल की तरह वो बिहेव करने लग रहा है। एंड देन दीज टू एटम्स आर अ फोर्स इज एक्टिंग स्टार्ट्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो उसको जो फोर्स बनता है उसको डिस्पर्जन फोर्स कहा जाता है। तो ये एक कैटेगरी हो गई जो दो एटम्स के बीच में एप्लीकेबल है या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एप्लीकेबल है, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन ये जो दूसरा है डाइपोल डाइपोल, यहां पे पहले से ही डिसाइडेड है कि जो हम मॉलिक्यूल लेंगे वो एक परमानेंट डाइपोल होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम की तरफ ज्यादा प्रेजेंट होगा, दूसरे की तरफ कम होगा, लाइक HCl या फिर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो वहां पे एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक उसके मुकाबले कम है, तो उसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा मॉलिक्यूल का, उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस तरफ शिफ्टेड रहेंगे, तो उधर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये डाइपोल कहलाता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये हम इन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जैसे HF या HCl, तो वहां पे ये डाइपोल डाइपोल फोर्स वर्क करेगा, और डिस्पर्जन फोर्स जो है वो एटम्स के बीच में वर्क करेगा। हाँ, तो थर्ड इज डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये फोर्स कहां पाया जाएगा, लिख लेना, इट इज फाउंड बिटवीन polar molecules, it is found between polar molecules, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो परमानेंट डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, polar molecules having permanent dipole, and another molecule which is not a permanent dipole, तो one of them is going to be a permanent dipole. So suppose there is a molecule which is in itself a dipole. So there will be partial negative charge at one end and partial positive charge at the other end. Correct? अब इसके एडजेसेंट में एक मॉलिक्यूल आ गया, देयर इज अ मॉलिक्यूल इन द नेबरिंग सराउंडिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जो कि स्टार्टिंग में
नॉन पोलर नेचर का है, यानी उस पे चार्जेस सेपरेट नहीं है, चार्जेस जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस डाइपोल के उसके कांटेक्ट या उसके सराउंडिंग में आने से उसके अंदर एक इंड्यूस्ड डाइपोल में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी फिर वही होगा कि जो इसके नेगेटिव चार्ज यहां पे है उसकी वजह से ये जो एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इंड्यूस्ड डाइपोल में। तो ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द चार्जेस here will develop partial positive charge and at the other end it will start having a partial negative charge, और opposite charges के होने की वजह से there will be a force of attraction between these two molecules, and such a force which is developed due to such type of interaction is called as a dipole and an induced dipole force. यानी स्टार्टिंग में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था जिसमें चार्जेस जो है वो सिमेट्रिकली बटे हुए थे, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं था कि एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज अ न्यूट्रल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। उसके पास एक पोलर मॉलिक्यूल आ गया जो कि अपने आप में क्या है, डाइपोल। अब उसकी वजह से उसका जो एंड उसके कांटेक्ट में आएगा, यानी नेगेटिव एंड अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव एंड चार्ज जो है वो उस नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होना चाहेगा और उसकी वजह से वो शिफ्ट कर जाएगा एक तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया एक डाइपोल में। तो ऐसा जो डाइपोल जनरेट होता है एक मॉलिक्यूल में उसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहा जाता है, यानी दूसरे की वजह से उसमें ये कन्वर्जन आया है, ये बदलाव आया है, और विदाउट कांटेक्ट में आए ये हुआ है। तो इसलिए जो ये इफेक्ट है ये इंड्यूस्ड है, और वो लास्ट में बन कैसा गया, डाइपोल जैसा, यानी एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव। तो इसलिए ये डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहा जाता है। इसमें भी जो इंटरैक्शन एनर्जी है, इंटरैक्शन एनर्जी दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल का पावर 6, 1/r पावर 6। सर सुबह 7 बजे उठ पाते नहीं, रात में 11 बजे उठ जाते हैं। सुनते ही नहीं जानकारी क्या नहीं, उस समय तो माहौल ही अलग होता है। खैर टॉपिक पे आते हैं। सर अब तो सही कर लीजिए उसको, देखने की अच्छी आ रही है उसको। कोई बात नहीं। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो ये डिस्पर्जन फोर्स है और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, इन दोनों का भी असर एक साथ देखने को मिल जाता है। डिस्पर्जन फोर्स जो हमने पहला डिस्कस किया था, लंदन फोर्स, वो और ये दोनों कंबाइन करके वर्क करते हैं किसी किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में।
तो जिसकी वजह से वहां पे जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो काफी स्ट्रॉन्ग नेचर का हो जाता है। देन यहाँ पे इसकी जो फोर्स की स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो भी डिपेंड करती है कि जो हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसमें पोलराइजेबिलिटी उसकी क्या है, यानी वो कितना ज्यादा पोलर हो सकता है, यानी उस पे चार्जेस का डिफरेंस कितना ज्यादा क्रिएट किया जा सकता है। अगर वो ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये फोर्स काफी स्ट्रांग बनेगा। अगर वो नहीं तैयार है, जो है चार्जेस का डिफरेंस उसमें नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वीक बनेगा, यानी इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो पोलराइजेबिलिटी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। देन नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, which is the fourth one. डबल बॉडी क्लॉक में था। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पहला पॉइंट लिखना, इट इज फाउंड इन मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड में, it is found in molecules in which highly polar bonds are present. It is found in molecules in which highly polar bonds are present. For example, nitrogen hydrogen NH, or you can say oxygen hydrogen, है ना, या फ्लोरीन हाइड्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे जिनमें ये एटम्स देखने को मिलेंगे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर हाईली पोलर इन नेचर because one of them is electropositive and the other one is highly electronegative. So although it is limited to nitrogen, oxygen and fluorine, but sometimes chlorine is also seen participating in the formation of hydrogen bond. क्लोरीन भी जो है वो दिख जाता है कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी वैरीज फ्रॉम 10 to 100 किलो जूल पर मोल। 10 से 100 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, दीज आर पावरफुल बॉन्ड्स बिकॉज इनकी एनर्जी हम देख रहे हैं 10 to 100 किलो जूल पर मोल, विच इज अ गुड अमाउंट। दैट बॉन्ड plays a significant role in determining the structure and properties of a molecule or compound. किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगा और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड का काफी इफेक्ट पड़ता है। जो इसकी स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो डिटरमाइन की जाती है कूलॉम्बिक इंटरैक्शन से। कूलॉम्बिक इंटरैक्शंस का मतलब है कि वन ऑफ देम विल बी हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, one of them will be having lone pair electrons of the electronegative atom, and the other hydrogen atom is kind of having positive charge. So due to these
different charges present over them, this bond, hydrogen bond, is responsible for their formation. So for example HF एक मॉलिक्यूल है जिसपे हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसके एडजेसेंट में एक दूसरा HF मॉलिक्यूल है, उसमें भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, उसके सामने हाइड्रोजन पड़ जा रहा है जो कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है। तो इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है और इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जा रहा है। Such type of interaction and force development is called as hydrogen bond. So all the four types of intermolecular forces which have been discussed, they all are attractive by nature. सभी attractive forces ही हमको मिले, but in molecules there exists repulsive force. Molecules में repulsive force देखने को मिलता है। होता क्या है कि when two molecules are brought into close contact of each other, तो जो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में आपस में रिपल्शन होता है, प्लस जो उनके सेंटर्स है यानी न्यूक्लियस, उन न्यूक्लियस के बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स काम करने लगता है। तो वो रिपल्सिव फोर्स जो है हमको मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिल जाता है ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्लस the repulsion of their nucleus. ये repulsive force जैसे जैसे डिस्टेंस घटती है मॉलिक्यूल्स की, वैसे वैसे ये repulsive force बढ़ता चला जाता है। यानी दो मॉलिक्यूल्स को जब हम क्लोज ले आते हैं तो उनमें ये repulsive force और ज्यादा बढ़ने लगता है, और यही रीजन हो जाता है कि जो सब्सटेंसेस जैसे कि लिक्विड स्टेट या जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर इन लिक्विड्स एंड इन सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड two molecules are tried to bring more closer to each other, यानी दो molecules को उनमें और close लाने की कोशिश की जाती है, तो वो रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को। इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो लिक्विड्स की और सॉलिड्स की काफी कम होती है। आप सॉलिड्स को कंप्रेस करके उसके शेप को, वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर सकते इजीली, वो रेजिस्ट करता है, वो रोकता है अपने वॉल्यूम को घटाने से। लिक्विड भी अगर है, अगर कन्फाइंड लिक्विड, आपने लिक्विड किसी कंटेनर में बंद कर लिया और फिर आप उस पर प्रेशर लगा के उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहते हो तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स उनसे मिलता है। तो वो रिपल्सिव फोर्स इसी वजह से मिलता है बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट रेडी टू कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में क्या करने लगते हैं, रिपल्शन करने लगते हैं, और उनके न्यूक्लियस भी जो होते हैं वो रिपल्शन शो करने लगते हैं। इसलिए वहां पे रिपल्सिव फोर्स देखने को मिल जाता है। इसलिए लिक्विड्स और सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। So I think it's enough for today. Rest we will discuss tomorrow.